हेलो बच्चों, वेलकम टू सी आर ब्रिलियंट स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और ये रहेगा मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ चैप्टर 1। ये आपका क्लास 10th है, रियल नंबर, जिसका नाम होता है हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो देखिए, ये वास्तविक संख्या ये नाम है चैप्टर का। तो आप सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो ऐसा करते हैं हम लोग, पहले इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ नंबरों का जानना जरूरी है, तो वहीं से शुरू से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ नंबर पे आपको लेके चलते हैं। देखिए, ये पहला नंबर होता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। तो देखिए, ये क्या होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर ऐसे आप लिख सकते गिनती की संख्या जो एक से शुरू हो। ठीक है, गिनती की संख्या जो एक से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब कि देखिए, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद वही लिखे हम, जो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या जो एक से शुरू होती है। मतलब गिनती आप कहाँ से करेंगे, एक से शुरू करेंगे, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, गिनती की संख्या जो एक से शुरू होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे, पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, यह उठ जाएगा आपका 1 2 3 4 डैश 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 हो जाएगा आदि। अब देखिए, आप बोलेंगे सर क्या ये 1.5 भी प्राकृतिक संख्या है, 2.5 भी प्राकृतिक संख्या है? तो जब आप गिनती करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं गिनती करते हैं। 1.5 1.6 ऐसा तो गिनती नहीं करते हैं, तो ये सब प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। किया जाता है। अब देखिए, इसमें आपको कोई मतलब पूछ सकता है जो सबसे मतलब छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, एक ही आ रहा है। इसमें हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन यही अगर लिखे हम लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपको पता नहीं, क्योंकि भाई ये देखो 1 2 3 4 से ये तो अनंत तक जा रहा है, तो आप प्राकृतिक संख्या पता ही नहीं लगा सकते हैं जो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये तो अनंत तक जाएगा ना, गिनती की संख्या, गिनती आप अनंत तक कर सकते हो अगर करना चाहो तो हम ये बता नहीं सकते एग्जैक्टली जो प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, मतलब इन आदमियों ने क्या क्या किया, देखिए ये जैसे x+7 इधर आ गया, इधर ये मान लीजिए 10 दे दिया। ठीक है, तो x बराबर इधर इधर का मान रखने के लिए, जिसका x का मान रखना है हमें, तो x को इसी साइड छोड़ना है, बाकी सबको बराबर के उस साइड देना है। तो 10 - 7 हो जाएगा आपका 3। तो ये देखा x का मान 3 आया, तो ये किस फैमिली में बिलोंग करता है, ये आपको प्राकृतिक फैमिली में बिलोंग करता है। तो यहाँ से ये एक नंबर तो निकल दिया जो गिनती की संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 3 आ रहा है। ठीक है,
अब देखिए दूसरा समीकरण आप अगर उठाइएगा, मान लीजिए x प्लस 7 बराबर 7, तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए x 7 बराबर 0। अब भाई यहाँ तो लोचा हो गया, ये जीरो किस फैमिली में है भाई, यहाँ तो मतलब जीरो का कोई चर्चा ही नहीं है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो 1 2 3 से ही शुरू होगा भाई। ये जीरो आया, अब जीरो किस फैमिली में, किस कैटेगरी में रखे थे, इसके लिए इसका एक मतलब अलग से नंबर बनाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देने से बनी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्या जो जीरो से शुरू हो, यानी कि गिनती की संख्या जो कहाँ से शुरू हो, जीरो से शुरू हो, या फिर आप बोल सकते हैं प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या रहेगा उसमें बस जीरो आपको शामिल करना है तो वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गिनती की संख्या जो जीरो से शुरू हो, ठीक है, गिनती की संख्या जो जीरो से शुरू हो उसे हम लोग मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया पूर्ण संख्या। अब इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए, बस जीरो दे देना है, बाकी 1 2 3 4 डैश 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 ये करके अनंत तक चलता जाएगा, तो ये हो गया आपका, इसे जीरो से शुरू गए। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है भाई, अब इसको मैं रफ कर दूं, क्योंकि मुझे अब एक संख्या और पढ़ना है जो इसमें आ सकता है, चलो मैं देखता हूँ इसमें आ जाना चाहिए वैसे। देखो यहाँ अब समस्या क्या आया, अब समीकरण नेक्स्ट समीकरण मान लीजिए हमने यहाँ 9 दे दिया, ठीक है, और यहाँ हमने 7 दिया, x प्लस 9 बराबर 7 का मान निकालना है, तो मान निकालना है तो 7 तो इधर ही रहेगा, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या मान है, -2 आया। अब भाई -2 आया, एक और लोचा हो गया भाई, अब इसको किस में हम रखे, इसका तो कोई फैमिली अभी तक बना ही नहीं है, मतलब संख्याओं को देखिए कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे मतलब बनते चला गया है ना, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब पहले प्राकृत संख्या बना, तो उसमें भाई जीरो आ गया, फिर जीरो आया तो उसके लिए अलग फैमिली बनाना पड़ा, अब जीरो के बाद अलग फैमिली बन गया, जैसे मैं आपको बताया x प्लस 5 बराबर 5, यानी कि 5 माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 0 आया तो जीरो के लिए एक फैमिली में ढूंढना पड़ा अलग से, क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो था नहीं, उसके लिए हमने पूर्ण संख्या ढूंढना। अब देखो नेक्स्ट क्या सीन हो गया, मान लीजिए x प्लस 9, ठीक है, यहाँ 5 है, तो अब ये x का मान निकालने के लिए 9 को उस साइड रखेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, और x बराबर -4 आया, तो भाई इसको -4 तो ना ही प्राकृत संख्या में है ना ही पूर्ण संख्या में, तो इसको के लिए हमें अलग फैमिली बनाना पड़ेगा ना, तो नेक्स्ट हेडिंग आपका हो जाएगा उसके लिए पूर्णांक, इसमें इंटीजर नंबर कहते हैं। देखिए गिनती की संख्या प्लस इन्फिनेट से माइनस इन्फिनेट के गिनती की संख्या का हम लोग क्या कहते हैं, मतलब गिनती की माइनस इन्फिनेट से प्लस इन्फिनेट की गिनती की संख्या हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या सीन है, आपका पहले क्या क्या संख्या था, 0 1 2 3 डैश डैश था, अब यहाँ से सीधे शामिल कर दिया -1 -2 -3 डैश डैश हो जाएगा, तो मतलब कि माइनस इन्फिनेट से लेके प्लस इन्फिनेट की गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब माइनस इन्फिनेट से प्लस इन्फिनेट की गिनती की संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो यही है, देखिए आपको ऐसा सीन है नहीं जो आप नया संख्या बना लीजिए भाई पिछला नंबर को छोड़ देना, नहीं, पिछला संख्या को भी लेकर चलना है, तो आप इसमें गौर किए होंगे, ये पहला 3 आया आपका प्राकृत है, इसके बाद ये अगर शामिल कर दे जीरो तो पूर्ण हो गया, और ये पूरा शामिल कर दे तो ये पूर्णांक हो गया, मतलब ये जितना भी अभी तक संख्या बन रहा है उनमें सभी को लेकर चल रहा है, लेकर चलना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है ना वो पूर्णांक का टाइप्स है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इसका हम टाइप्स अब देख लेते हैं, जो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक पूर्णांक जो है आपका बच्चों ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 4 प्रकार का होता है। एक तो आपका हो गया सम, दूसरा हो गया विषम, संख्या सम में आप लोग जोड़ दीजिएगा,
सम संख्या, विषम संख्या, और ये हो गया अभाज्य संख्या। उसके बाद चौथा हो गया आपका भाज्य संख्या। तो इसका जो ये फैमिली था वो चार था, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक का जो बच्चा था वो चार था। ठीक है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, मतलब पूर्णांक चार प्रकार से होते हैं। अब उसका जो है ना, हमें इसलिए इस चारों संख्या का चार प्रकार नाम पता चल गया, तो भाई इसको जानना भी जरूरी है कि कौन सा संख्या क्या है। तो चलिए पहला संख्या उठाते हैं, सम संख्या। सम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। तो देखिए और इसका क्या हो जाएगा परिभाषा। तो इसका परिभाषा देखिए, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, चलिए जो इसका लिखते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित विभाजित होती है। मतलब वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित होती है उसको ही हम लोग सम संख्या कहेंगे और इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10 etc ऐसे करके चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मतलब सवाल आता है, जो इसमें आपका जो है ना, सबसे सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या बराबर हो जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्राकृत इसलिए दिया है, अब बोलेंगे सर ये तो यहाँ तो सब संख्या की बात हो रही है, प्राकृत क्यों दी? क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पे आप जो मतलब सबसे छोटी अगर सम संख्या आप ढूंढने जाओगे ना, ये लाइन यार मेरे से टेढ़ा क्यों हो जाता है पता नहीं। सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या बराबर 2। तो देखिए जब आप मतलब यहाँ अगर प्राकृत हटा देते, चलिए एक प्रकार एक एक पल के लिए हम यहाँ प्राकृत हटा दिए, तो बच्चों यहाँ पे आपको तो मतलब माइनस के बारे में, माइनस माइनस दो क्या है, देखिए दो इसमें इसका परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए। तो क्या -4 दो से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, भले ही -2 में आंसर आ रहा है लेकिन कट तो रहा है ना, पूरा पूरा कट रहा है। तो सम संख्या तो ये भी है ना, -2 भी सम संख्या है। तो हम यहाँ पे अगर बोलेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो ये दो हम कैसे बोल सकते हैं, आप ही बताओ, क्योंकि -2 भी सम संख्या है। अगर यहाँ पे -8 ले ले, 2 चौक 8, -4 भी सम संख्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसीलिए हम यहाँ प्राकृत घुसाना पड़ता है, क्योंकि माइनस में तो प्राकृत आता नहीं है, प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना है कि -2, -4, -8 ये सब मतलब सम संख्या है, ये तो 12th लेवल पे है। 10th लेवल से इतना ही पढ़ना है आपको, जो प्लस में होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो वैसे में जानकारी के लिए आपको बता दिया, बाकी आप 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे ही। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे अगर सबसे बड़ी सम संख्या, तो बताइए क्या यहाँ पे आप बता सकते हैं मुझे सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? भाई ये तो अनंत तक जाएगा ना, इसको आप जहाँ तक गिनते जाएंगे, 2 से कटने वाले संख्या आपको अनंत तक जाएगा। तो हमें पता नहीं है भाई, पता नहीं, ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि यार आप भाग देने जाते हैं जाएंगे तो संख्या जितना ढूंढिएगा, भाग देने जाते हैं खत्म ही नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। तो इसको हमें बता नहीं सकते सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। ठीक है, तो मैं इस सभी को रफ कर देता हूँ, जिससे मैं सभी को एक बार में ही क्लियर कर सकूँ। ठीक है, और आप लोग कॉपी एकदम लेकर बैठा कीजिएगा। ठीक है, मैं जो नोट बनाऊँ ना उसके साथ आप ही बनाया कर लीजिएगा। ठीक है, तो सम संख्या होगी। आप दूसरा देखिए, विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या, विषम संख्या इंग्लिश में इसको ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, वैसी संख्याएं
वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, तो इजी आपको लिखना है। तो भाई इजी लिखना है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग इजी याद कीजिएगा, हमें देखना पड़ेगा क्या एक आएगा आपका विषम संख्या, तो हाँ भाई एक क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता है। 2 आएगा तो 2 तो भाई 2 से पूरा पूरा, अगर मान लीजिए मैं 2 को भाग देता हूँ 2 से, तो 2 पूरा पूरा कट जाता है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित, विभाजित मतलब पूरा पूरा भाग ना लगे, ठीक है। तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, हाँ 3 आएगा, 3 पूरा पूरा नहीं कटेगा। 4 आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा। 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 7 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 भी नहीं आएगा, और इसके बाद 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 9 के बाद ये 11, 11 के बाद 13, ऐसे आप करते करते चले जाइएगा, वो ये विषम संख्या इन्फिनिट तक लिखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी अगर आपको विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या दे दे तो एक हो जाएगा सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत विषम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या एक यहाँ भी होगा। यहाँ भी प्राकृतिक इसीलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि विषम संख्या में आप ये नहीं बोल सकते कि 2 से, देखिए माइनस अगर 9 है, ठीक है, ये भी 2 से भले ही पूरा पूरा ना कटे, लेकिन 4.5 ही आया तो ये माइनस में आया है ना, ये भी 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी तो ऑड नंबर हो जाएगा ना, विषम संख्या हो जाएगा, तो माइनस में भी हो जाएगा। तो आप सबसे छोटी मतलब प्राकृत इसीलिए लगाना, सबसे छोटी विषम संख्या आप एक है ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक प्लस में, इसे जितना माइनस में माइनस 4 पॉइंट, ये तो छोटा है ना इससे, तो हमें तो ये लिखना था, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, अब ये माइनस में हमें 10 से पढ़ना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत ही पढ़ ले, यहाँ पे प्राकृत दे देंगे तो ये एक जो है ना वो प्राकृत में भी आता है, और विषम संख्या जो है प्राकृत में सबसे छोटी विषम संख्या एक है, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या। अब यहीं पे हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक, सबसे बड़ी संख्या ही रहने दीजिए इसमें प्राकृतिक कैसे, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है हम लोग। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो देखिए सबसे विषम बड़ी संख्या आप लोग बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो अनंत तक जाएगा ना, आप इसको नंबर अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये अनंत तक जाएगा, पता ही नहीं है भाई हम सबसे बड़ी प्राकृतिक मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सा है विषम संख्या, तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो खुद और एक से विभाजित विभाजित हो, विभाजित हो। तो देखिए वैसी संख्या जो खुद और एक से, मतलब कहने का इसका मतलब है वो या तो खुद से भाग लगेगा और एक से लगेगा, इसके बाद किसी अन्य संख्या से नहीं लगेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। तो इजी में हम लोग कैसे इसका लिखेंगे, तो भाई हमें लिखना है, रटना नहीं है। तो क्या क्या लिखिए, देखिए वैसी संख्या जो खुद और एक से विभाजित हो, तो हम एक ढूंढने गए तो एक तो खुद से विभाजित हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ तो एक भी होना चाहिए, तब तो एक क्योंकि खुद से ही विभाजित हो रहा है और एक से भी विभाजित हो रहा है, तो यहाँ तो मतलब अभाज्य संख्या एक भी होना चाहिए, लेकिन लेकिन देखिए हम जितनी संख्या जो खुद और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अब इसका एग्जाम्पल हम लिखने गए तो एक एक को देखिए भाई ये तो खुद से भी विभाजित हो रहा है, खुद से और एक से दोनों से विभाजित हो रहा है क्योंकि ये खुद ही एक है ना, तो ऐसा क्या सीन हो गया, इसको क्यों नहीं रखा गया। तो देखो इसका और एक परिभाषा आप लोग बन सकते हैं जिसका गुणनफल जो है ना, जिसका गुणनफल 2 बार आए, ठीक है, कम से कम 2 अंक में, जैसे मान लीजिए 2 3, इसका ये एग्जाम्पल में आता है, एक बार मैं लिख देता हूँ 2 3 5 7
9 भी नहीं आएगा, 11, 13। अब देखिए 9 क्यों नहीं आया, यहाँ हम लोग 9 भी तो देख सकते थे ना, 9 का भी देखिए। तो पहले इसके बारे में समझ लें, एक क्यों नहीं हो रहा है। देखिए जितना भी अभाज्य संख्या है ना, उसका आप गुणनफल 2 बार निकाल सकते हैं, 2 गुना 1, 3 गुना 1, 3 का गुणनफल। अब देखिए यहाँ 9 का गुणनफल अगर हम निकालने जाए ना, तो 3 गुना 3 गुना 1, ये 3 गुणनफल हो गया, तो नहीं, ये नहीं आएगा इसमें, जिसका गुणनफल 2 बार ही होना चाहिए कम से कम। तो एक को हम लोग इसी ने ले पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए एक का अगर गुणनफल करने जाएंगे तो क्या, दो डिफरेंट नंबर से भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम नंबर से हो जाए। तो दो का होना चाहिए, डिफरेंट नंबर से होना चाहिए। तो एक का अगर हम गुणनफल करेंगे 1 गुना 1, भाई ये तो सेम नंबर है, डिफरेंट नंबर नहीं है, और गुणनफल 2 नंबर का, 2 अंक का है, लेकिन सेम नंबर है। तो हम इसको इसीलिए अभाज्य संख्या में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 गुणनफल डिफरेंट नंबर से होना चाहिए। जैसे आपकी किसी भी संख्या को उठा लीजिए, 13 को उठा लीजिए, तो इसका 13 गुना 1, यानी कि इसका 2 अंक का मल्टीप्लाई हो गया, और डिफरेंट नंबर 13 डिफरेंट, 1 डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह ये एक नहीं हो पाया, इसीलिए एक को हम लोग अभाज्य संख्या में नहीं रख पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है अभाज्य संख्या एक नंबर में क्यों नहीं है, कोई पूछे तो वो फंसना नहीं है, बता देना है रीजन के साथ, ठीक है। तो अब दूसरा देखिए, एक बचता है अभी भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में देखिए क्या है, भाज्य संख्या क्या है, तो वैसा संख्या जो खुद और एक से विभाजित हो, लेकिन कम से कम खुद और एक के अलावा एक और संख्या से विभाजित हो। मतलब कि तीन संख्या से कम विभाजित होना चाहिए, खुद से भी हो, एक से भी हो, और कम से कम किसी भी एक संख्या से और हो जाए, खुद एक के अलावा किसी भी संख्या एक से हो जाए, तो वो आपका भाज्य में हो जाएगा, ठीक है। तो भाज्य में देखिए कहाँ से शुरू होगा, 2, 4, 6। अब इसका कैसे कैसे हम एग्जाम्पल दिए, नहीं दो से तो नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 लिखे। अब 2 तो भाई कैसे विभाजित, खुद से और एक से विभाजित है, उसके बाद कम से कम एक संख्या और होना चाहिए ना, 2 नहीं हुआ, क्योंकि कम से कम एक संख्या खुद और एक के अलावा कम से कम एक संख्या और विभाजित होना चाहिए। हाँ, तो 4 को देखें, अगर 4 को देखना चाहें, तो 4 भाई 1 से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, और खुद वो 4 से भी विभाजित है, इसके बाद और 1 से भी विभाजित है, 1 से भी विभाजित है ना, तो सीन ऐसा हुआ, ठीक है। तो 4 मतलब खुद से विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, और 4 मतलब 2 से विभाजित है। तो मतलब यहाँ कम से कम एक संख्या और हो गया ना विभाजित, कम से कम एक संख्या और होना है, उससे ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद और एक के अलावा कम से कम एक संख्या और विभाजित हो, तो 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे मतलब 6 के बाद 7 क्यों नहीं दिए, तो 7 किससे विभाजित होगा, या तो 1 से होगा या 7 से होगा, इसके बाद किसी से नहीं होगा। 9 किससे विभाजित होगा, 9 1 से होगा और 3 से होगा, मतलब 3 से, 3 4 9, 3 से भी हो जा रहा है और 9 से भी हो जाएगा, तो यहाँ 9 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें रटना नहीं है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो देखिए 4 6 8 9 क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 9 को आप भाग देने जाएंगे तो 9 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित हो जाता है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, ऐसे ऐसे डैश डैश करते आप चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये नहीं रखना है कि मतलब इसमें कौन सा अंक आएगा, भाई हमें खुद देखना है कौन सा आएगा, शुरू से जांच करना है। अगर मान लीजिए हमें इसका इजी लिखना, हमें नहीं पता था, हमें तो नहीं पता था इजी, हम क्योंकि हम रटे नहीं थे, हमें नहीं पता था, तो हम क्या किए, मतलब देखिए जो हाँ कौन संख्या खुद एक के अलावा किसी और एक संख्या से विभाजित हो रहा है, तो वो 4 आया, 6 आया, 8 आया, 9 आया, 9 आया, 10 आया, इसी तरह आगे आगे बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आगे अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका 4 से शुरू ही हुआ है, 4 तो शुरू हुआ है तो 4 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नोट में अगर एक क्वेश्चन आपको दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसके काम करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, हमें अच्छे से समझ आना है, ठीक है, क्योंकि स्पेस बचा नहीं है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे स्पेस बन सके। आप लोग फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ, इतना में तो आ ही जाएगा। तो देखिए नोट में क्या है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ में क्वेश्चन क्या पूछ देगा, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या। और देखिए अभाज्य संख्या में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे सबसे छोटी हम नहीं बता पाए, तो सबसे छोटी में यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा 2। और देखिए मतलब और इसके बाद सम अभाज्य संख्या, दुनिया में सम अभाज्य संख्या एक ही है, ठीक है, सम अभाज्य संख्या 2। मतलब आप ढूंढने जाइएगा ना तो सम अभाज्य संख्या जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो सिर्फ आपको 2 मिलेगा, इसके बाद आपको कोई नहीं मिलेगा जो मतलब सम भी हो और अभाज्य संख्या भी, क्योंकि 2 आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ से तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद देखिए आपको पूछेगा जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल यानी कि गुना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, इसके बाद क्या है सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 और इसके बाद सबसे बड़ी भाज्य संख्या का क्या है गुणनफल है, तो पहले तो गुणनफल है तो गुणनफल दे दीजिए। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी तो हमें ज्ञात नहीं है, सबसे छोटी ही देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तो हमें बता ही नहीं सकते ना, यहाँ सबसे अगर बड़ी भाज्य संख्या निकालने जाए तो हमें पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सबसे छोटी ही रहेगा, बड़ी नहीं रहेगा। तो यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी क्या है 4 है, तो यहाँ इसका 8 हो जाएगा। अगर गुणनफल की जगह पे यहाँ पे हो जाता अनुपात या भाग ज्ञात कीजिए सबसे छोटी, तो ये हो जाता आपका 4 में 2 से भाग दे देते, 2 दूना 4, तो ये हो जाता आपका 2, भागफल में 2 हो जाता। तो इसी तरह गुणनफल बोले या भागफल बोले, ये आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो यह 4 हो गया, और दोनों को बोल रहा है गुणनफल करने के लिए, तो गुणनफल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर भागफल करेगा यानी कि, तो अगर भागफल करेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको हम भाग देंगे 2 और 4 को, तो 2 आ जाएगा आंसर। तो इसी तरह तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, और नेक्स्ट हम इसका पार्ट जो पढ़ेंगे वहाँ से परिवर्तन परिमेय, जो इसका चैप्टर पे बेस है परिमेय, तो वहाँ से शुरू हम करेंगे, जिसके वास्तविक संख्या को समझने के लिए जो नॉर्मल संख्या था वो तो हम आपको यहाँ बताने की कोशिश किए हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर ब्रिलियंट स्टडी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा हम इससे पहले पढ़ रहे थे ये चैप्टर 1 क्लास 10th का, क्लास 10th, और ये था अपना मैथ, ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, इसका इंग्लिश में होता है को प्राइम नंबर। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ जो है ना एक आता हो वो सअभाज्य संख्या होता है, ठीक है। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, एक आता हो। लघुत्तम समापवर्तक होता है हिंदी में ना, एक आता हो या एक होता है, आता होता है ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, एक होता है, तो हम लोग उसे ही सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसे आप 5 7 लेंगे, तो इसका अगर आप देखिए, एक तो है बड़ी संख्या, आप छोटी संख्या से भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा, 2 आएगा, यहाँ 5 जाएगा, और फिर जब तक 0 ना आए तब तक भाग देते रहिए, यहाँ 2 बार में जाएगा,
ये 1 आएगा, ये 2 और ये 1 दोनों, ये 0 हो गया इधर। तो इसका लास्ट जो जिससे 0 आता है ना वही उसका एचसीएफ होता है। तो ये क्या हुआ 1। और इसका दूसरा विधि है, आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 5 बार में जाएगा, ये 7 एक बार में जाएगा, तो यानी कि 7 का गुणनखंड 7 गुना 1, 5 का गुणनखंड 5 गुना 1। दोनों में कॉमन जो हो वो ले लीजिए, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही नाम है इसका। तो जो कॉमन हो दोनों में जो मिलता हो वो ले लीजिए, तो एक ही मिलता है, तो इसीलिए इसका लोग एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब ये देखिए, जैसे 5 7 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 9, दूसरा अगर उदाहरण 9 16 लेते हैं, तो आप लोग यहाँ के एक सवाल पूछिएगा। देखिए अगर ये 9 और 16, तो इसमें क्या है 100 अभाज्य संख्या। तो क्या 100 अभाज्य होने के लिए कोई संख्या को भाज्य होना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, भाज्य होना कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो भाई भाज्य संख्या, ये तो चल मान लिए 5 और 7, ये तो 100 अभाज्य होने के लिए भाज्य यहाँ पे हो गया। लेकिन दूसरा उदाहरण जो हम लिए, तो भाई ये 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही 16 अभाज्य संख्या है। तो इसका हम देखते हैं एचसीएफ 1 आता है या नहीं। तो पहले आप 3 का निकाल लीजिए, 3 बार में जाएगा। 16 का निकाल लीजिए, 2 8 4 2 2। अब देखिए यहाँ 16 का फैक्टर लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 9 8 9 16। इधर 9 का लिख लीजिए, इन दोनों में जो मिलेगा वही लिखना है। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही है जो मिल रहा है, इसका मतलब यही हुआ जो इसका एचसीएफ 1 आता हो। तो क्या हम यहाँ पे देख लिए, जो मतलब 100 अभाज्य होने वाले किसी भी संख्या को 100 अभाज्य अगर होना है तो उसका मतलब अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, और इत्यादि। आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जिसका एचसीएफ 1 आता हो। मतलब हम लोग को रटना नहीं है जिसका एग्जाम्पल, यार ये क्या आएगा नहीं आएगा, भाई हमें खुद निकालना है, देखना है किसका किसका एचसीएफ, मतलब जितना संख्या दो संख्याओं के एचसीएफ जो 1 आता हो ना, वो 100 अभाज्य कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये तो हो गया आपका। और जो दूसरा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, इसका इंग्लिश में नाम होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो देखिए ये क्या है, तो वैसी संख्या जैसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे इससे पहले थोड़ा आपको दशमलव के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, ये देखिए दशमलव, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, तो पहले तो दशमलव के बारे में जानने से पहले आप सोच लीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अब देखिए शांत दशमलव में कौन सा आएगा, जो भाई देखिए हमें पूरा पूरा पता हो। जैसे मान लीजिए अगर हम 1.5 लिखे, ये शांत में आ गया। 4.5 लिखे, ये शांत में आ गया। 2.5 लिखे, ये शांत में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका भी 2 कैटेगरी, अशांत का भी 2 कैटेगरी में होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बोलूँ, कोई संख्या 3.333333 लिखा है और डैश डैश ये लिखा जाता है, इसको हम जो लिखने का तरीका होता है ना, वो प्रॉपर हो जाता है। 3.3 पे रैकरिंग दीजिए, जो रिपीट कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये लिखने का शॉर्ट तरीका हो गया। अगर मान लीजिए यहीं पे हम 4 दे दिए, 1 3 1 3 1 3 रिपीट कर रहा है, तो 4.13 दे दीजिए, 3 पे रैकरिंग दीजिए, क्योंकि इसका मतलब हुआ ये संख्या आगे क्या है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ रिपीट हो रहा है, तो हमें पता है जो हाँ रिपीट ही होगा, अगला संख्या 1 3 ही होगा, 1 3 होगा, हमें पता है ये। तो इस तरह की जैसे ये रिपीट हो रहा है। और जैसे यहाँ मान लीजिए 5.131 डैश डैश डैश, तो इसमें क्या कौन सा 3 अंक का संख्या एक बार में रिपीट हो रहा है, इसको लिखने का तरीका हो जाए 5.131 पे रेकरिंग। ठीक है, तो मतलब अगला संख्या हमें पता है जो रिपीट हो रहा है, लेकिन कितना बार हो रहा है वो पता नहीं है, तो हम इसे रेकरिंग करके दर्शाते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक संख्या होता है आपका 1.414 213 562 डैश डैश। ठीक है, और दूसरा देखिए 2.236 236 067 977 डैश डैश दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका नाम भी अलग होगा भाई। तो ये तो अब देख लिए इसका उदाहरण। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका जो नाम है वो हो जाएगा आपका आवृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। इसका देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा अनावृत्ति
अनावृत्ति अशांत दशमलव, ठीक है। तो देखिए दशमलव में जो दशमलव में पहले तो भाई दशमलव को अगर किसी संख्या को बांटे दशमलव को तो दो भाग में काट पाया गया, एक तो शांत एक अशांत। शांत में क्या हो गया, अगर हम देखिए किसी भी संख्या का पूरा पूरा अंक कटता हो वो पता हो तो वो हमें शांत में आता है। इसके बाद देखिए अशांत में तो दो कैटेगरी आ गया। एक कैटेगरी जब अंक अगर बार बार रिपीट हो रहा हो, अंक अगर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लिख देते हैं रेकरिंग के जरिए। लेकिन इतना देखिए हमें डैश डैश दिया है, क्या है वो तो हमें पता है लेकिन कहाँ तक जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 3 ही है तो 3 3 ही है, ये अगला संख्या हमें पता है लेकिन कितनी बार लिखा जाएगा ये पता नहीं, इसीलिए हम इसको डैश डैश दे दिए। और इसमें देखिए इसका अगर जो मतलब अगर भाग लगाए तो भाई ये तो जा ही रहा है जा ही रहा है, अगला संख्या हमें पता ही नहीं है क्या आएगा नहीं आएगा, तो उसका जो होता है अनावर्ती नाम होता है। अब देखिए इसको हम अगर इसको हम पड़ी में संख्या है क्या वैसे वैसी संख्या जैसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसमें हम किसको किसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए पहले तो आप देखिए 1.5 है, ठीक है 1.5 है। तो अब देखिए इसको अगर हम भिन्न में बदलना चाहते हैं कैसे बदलेंगे, तो ये पूरा अंक लिख लीजिए, नीचे में एक रहता है, उसके बाद दशमलव हटेगा, जितना बार दशमलव के बाद अंक है उतना जीरो, यानी कि ये 1.5 जो है वो 15/10 का ही हिस्सा है। मतलब इसका मतलब ये तो है पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, क्योंकि ये अंश हो गया, ऊपर का अंश हो गया और नीचे का हर हो गया, तो ये पी बाई क्यू के रूप में है। इसी तरह आप 25 का ले लीजिएगा, तो ये 2.5 है तो यहाँ टोटल 25 लिख लीजिए और नीचे में जीरो, जितना दशमलव के बाद अंक है उतना जीरो, 25/10 मतलब इसको आप भाग दीजिएगा तो ये आपको 2.5 ही प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तो पता चलेगा इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम 3.3 का रेकरिंग है तो 3.3 हम देंगे, क्योंकि अगला संख्या क्या है वो तो हमें पता है लेकिन कब तक है वो नहीं पता है ना, तो इसको दशमलव में हम परिवर्तन मतलब कर सकते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग मेथड होता है वो इसमें टाइम लग जाएगा, वो अलग टॉपिक होता है, वो हम वीडियो बना के आपको अलग से डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका थोड़ी पढ़ा रहे हैं, थोड़ी भी ध्यान दे दीजिए। तो देखिए ये आपका इसका अगर दशमलव में बदलने जाएंगे तो 3 अब 3 है, दशमलव नहीं लिखना है, यहाँ पे पूरा अंक दे दीजिए, उसके बाद नीचे में 1 रहेगा, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना दे दीजिए। तो भाई इसको तो हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए मामला कहाँ फंसेगा, अगर आप यहाँ अनावर्ती में जाएंगे, अशांत में जगह अनावर्ती में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं 414 562, अभी भी ये तो डैश डैश ही है ना। अगर हम इसको भाई भिन्न में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, तो 1 लिख देंगे और अंक देते जाएंगे 562, नीचे में अगर हम 1 देंगे क्योंकि बटा में क्या है, अब इसका दशमलव हम उड़ाते हैं, चलिए ठीक है। अब जितना अंक रहेगा उतना जीरो देंगे, तो भाई कितना अंक हमें वो तो पता ही नहीं है, आने वाला क्या अंक है हमें पता है, कुछ पता ही नहीं है, तो इसको तो हम पी बाई क्यू के रूप में कम से कम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ से क्या क्या सामने आया है, ये सब हम आपको समझाने के लिए दिखा देते हैं। मतलब देखिए शांत जो है दशमलव में शांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आवृत्ति भी आपका परिमेय में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके भी हम मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये दोनों आ गया, ये परिमेय का अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, अनावृत्ति। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इसको आप मतलब पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम आप रफ कर देंगे, ये समझाने के लिए आपको दिया था दशमलव में 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए परिमेय संख्या हो गया, तो वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो ठीक है, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन देखिए एक मतलब यहाँ पे शर्त है, क्यू जो है ना क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे हम इसको मतलब परिमेय संख्या जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन देखिए क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। किसका क्या मतलब है भाई, कोई संख्या अगर मान लीजिए 9/0, इससे तो मतलब हमें पता ही नहीं है ना, ये तो अनडिफाइंड है, इसका क्या मान है हमें पता ही नहीं है, तो भाई ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए पी तो ये हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। तो क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, मतलब क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, बस शर्त ये है, ठीक है।
अब देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। मान लीजिए हम 1 2 लिखे, ठीक है, 1 2। तो अब यहाँ पे एक सवाल बनता है ओजबुट्टी में, दो मतलब देखिए 1 2 इसके बीच में जो है ना कितना परिमेय संख्या हो सकता है, अगर आप पता करना चाहे तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके बीच में कौन कौन सा संख्या है, 1.1 भी है, 1.112 ये भी है। तो भाई इसको तो हम दशमलव में लिख सकते हैं ना, अगर हम इसको दशमलव करने जाए तो 1.1 का, तो इसको हम दशमलव करेंगे तो एक एक लिख देंगे और इसको उड़ाएंगे तो ये 0, मतलब इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मतलब अगर आप यहाँ निकालने जाइएगा तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्या निकलेगा, बहुत निकलेगा। तो इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है ना अनंत परिमेय संख्या होता है, आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। नोट में आप लिख लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या होते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते। तो देखिए ये अब बोलेंगे 1 दिए हैं तो ये परिमेय पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा हुआ है, तो भाई किसी भी संख्या के बट्टा में जो 1 छुपा रहता है, ठीक है। 2 है तो ये भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात निकल के आया, तो क्या सभी प्राकृत संख्या आपका होता है परिमेय संख्या, तो हाँ भाई प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या जितने भी हैं वो भी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या पूर्ण संख्या होते हैं परिमेय संख्या, हाँ भाई पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पूर्ण में तो 0 भी है, तो क्या 0 परिमेय संख्या है, हाँ भाई अगर देखिए ऊपर में 0 है तब तो भाई ये अंश में ना 0 है, हर में तो 0 नहीं है। हम क्या बोले थे, क्यू बराबर नहीं 0 होना चाहिए, तो पी बराबर 0 है ना, क्यू बराबर तो नहीं है, यानी कि इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है। तो हाँ इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो 0 पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो हम आपको यही बताना चाहते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया, अब इसका अपरिमेय संख्या देखते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट एक अगला परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, तो वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा पी बाई क्यू के रूप में, तो वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, √2 √5 पाई। तो अब देखिए अभी जो हम उसका मान लिखे थे अनावृत्ति अशांत में, तो वो देखे थे आप √2 का मान हम निकाले थे, तो लगभग में आपको मतलब 1.414 करके आया था, वो अनंत तक गया था, उसका हमें मान ही नहीं पता था भाई। तो उसका हम मान ही नहीं पता था अगला संख्या क्या है, तो उसको तो हम नहीं लिख सकते थे पी बाई क्यू के रूप में। तो इसीलिए ये रूट हो गया √2 √5 अपरिमेय संख्या। अब यहाँ लिए अब हमारा नेक्स्ट संख्या होगा वो होगा वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो देखिए इसका जो हो जाएगा परिभाषा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिलाकर बने नए संख्या को
परिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बने नए संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वास्तविक संख्या जो होगा ना वो परिमेय और अपरिमेय संख्या के मेल है, मतलब कि दोनों आपस में जो मिलकर, दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो नया संख्या जो बनेगा ना वो हमारा हो जाएगा वास्तविक संख्या, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों का एग्जाम्पल लिख दीजिए। 9/5 ये परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय क्या हो गया, तो √5 √8, तो आदि आप हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका वास्तविक संख्या। तो बोलेंगे अब और कोई संख्या है, तो अब और कोई संख्या नहीं है, बस हमें आपको √x² के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं, ठीक है। अब कोई संख्या बचा नहीं है, स्क्वायर रूट जिसे हम लोग कहते हैं वर्गमूल। ये लोग आप तो बचपन में सीखे ही होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम आपको बोलेंगे √9 का मतलब वर्गमूल कितना होगा, √9 का मतलब मान कितना होगा, तो भाई ये वर्गमूल में मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, ये 9 है, तो हम कोई दो ऐसा संख्या पकड़ेंगे जिसको दोनों को गुना करने पे ना ये 9 प्राप्त हो जाए, दोनों सेम संख्या को गुना करने पे। तो वो तो आपको या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं, जैसे 3 का 3 से। तो देखिए मिल गया, दोनों सेम संख्या मिल गया, तो हम इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो रहा है 9, तो इसका मतलब ये इसका जो √9 का आंसर आएगा वो आपका 3 आएगा, ठीक है। तो क्या हम किए, देखिए 3 × 3 किए तो हमें क्या मिला 9, यानी कि इसका जो √9 है उसका मतलब 3 हो गया वर्गमूल। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई और संख्या है जो हम जिसको मतलब इस सेम संख्या से गुना करें तो 9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, -3 × -3 करते हैं, अभी तो ये 9 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझ आया आपको, यहाँ से समझ आना चाहिए कि माइनस प्लस वर्गमूल और रूट के अंदर कोई संख्या है तो उसका जो मान आएगा ना वो माइनस प्लस दोनों आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए आप √25 का ही निकालिए आप, तो इसका मान आएगा 5। जैसे आप गुणनखंड करने जाइएगा तो 25 का तो 5 तो मतलब ये आया आपका 5, तो 5 × 5 किए तब 25 आया, तो मतलब इसका वर्गमूल हमें क्या 5 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम इसको -5 भी करें तो क्या हमें ये प्राप्त नहीं होगा, अभी तो 25 ही है ना, तो मतलब यहाँ इसका आंसर माइनस भी हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा। तो ये तो यहाँ तक तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम आपको बोल दें -25 का वर्गमूल निकालिए, फिर कैसे होगा, ये इसका वर्गमूल आप निकाल पाएंगे -25 का, तो नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, कम से कम मैथ की दुनिया में भी इसका मतलब मान नहीं पता किया गया। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट क्या कर देते हैं, देखिए -25 है ना, तो रूट के अंदर हम इसको 25 × -1 लिख सकते हैं। अभी भी ये 25 ही लिखा हुआ है ना, 25 × -1, अभी भी ये -25 ही लिखा हुआ है, बस हमने इसको लिखने का तरीका बदल दिया। अब देखिए हमें तो पता है 25 का मान, √25 का मान 5 होता है, जो कि प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ अंदर कौन बचा, तो ये -1 रूट के अंदर ही फंस गया, ठीक है। तो अब देखिए -1 मतलब रूट में -1 का मान, माइनस रूट के अंदर जो कोई संख्या -1 उसका मान एक्चुअली हम लोग को मैथ की दुनिया में पता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं +-5, इसको आयोटा, आई मानी कि आयोटा पढ़ा जाता है, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या हो गया, क्योंकि आयोटा ये इसको लिखने का तरीका होता है, जो माइनस में हो तो इसको आप आई से दर्शा दीजिएगा, इसको आयोटा पढ़ा जाता है। तो देखिए ये तो एक हो गया आपका काल्पनिक संख्या, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो उसका मान अभी तक मैथ की दुनिया में पता नहीं चला है, तो हम आपको यही बताना चाहते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम अपना मतलब यूक्लिड थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये पूरा चैप्टर उसी के बेसिस पे है, तो हम उसको अब नेक्स्ट टॉपिक, तो चलिए अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा टॉपिक अब है इस चैप्टर के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या कहता है, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। पहले तो आप एक बार देखिए भाग कोई संख्या का, मान लीजिए 29 है, इसको हमें 3 से भाग देना है, कितना होगा 3 × 9 = 27, 2 ऐसे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ भाग देते थे हम लोग यहाँ तक बचपन में, ठीक है। अब इसको हमें जांच करना होता था, कैसे जांच करते थे हम लोग, जो भाई यहाँ ये क्या करते थे, यहाँ 29 बराबर लिखते थे और ये 9 × 3 प्लस ये 2 कर देते थे। अगर ये दोनों मतलब ये सभी सॉल्व करके इसके बराबर आ जाए तो हमारा भाग सही है। तो 9 × 27 + 2 29, यानी कि हमने भाग जो बनाया वो सही बनाया है। तो अब देखिए इनका एक नाम होता है, इनका नाम होता है
भाजक, भाज्य, भागफल, और ये नीचा में जो कोई आया वो शेषफल। तो इन्हीं के बीच जो रिश्ता बना है ना, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथ्म में हमें बताता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया। तो देखिए हम जो अभी यहाँ पे लिखे हैं तो क्या हो जाएगा इसका मान, ये तो आपका 29 क्या है, भाज्य है, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता था, ये आपका 9 क्या है, ये 9 आया है, यानी कि ये क्या है आपका भागफल है। तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं जो भागफल गुना ये क्या है 3, 3 क्या है आपका भाजक, भाजक प्लस में शेष, ये आपका शेष। तो इसी तरह हम लोग बचपन में लिखते थे। तो ये तो आपको यहाँ से यही यहाँ बचपन में लिखते थे, लेकिन इसका नाम क्या था ये तो हमें नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो है ना प्रेमिका क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका क्या कहते हैं, प्रेमिका, प्रेमिका, प्रेमिका इसका क्या कहता है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या ए है, बी दिया हुआ है, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा ना क्यू एंड आर प्राप्त होगा। ठीक है, इसका पहला प्रेमिका हो गया जो अगर कोई संख्या 2 दिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भाग दे दो संख्या, तो वो दोनों संख्या दिया हुआ था ना, तो ए बी दिया रहेगा तो हमें प्राप्त क्या होगा क्यू आर। तो उसमें जो रिलेशनशिप बनेगा देखिए क्या क्या बनेगा, क्या रहेगा, तो हम भाग देंगे तो ये क्यू आर आर प्राप्त होगा। तो ए बराबर देखिए इसका क्या बी क्यू प्लस आर, इसका यही रूल है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए अगर दो संख्या है मान लीजिए यहाँ 29 था, अभी दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए 25 ही लिए, 3 से 3 8 24 हो गया। ठीक है, ये एक आया। ठीक है, तो भाई दो संख्या में तो क्या 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 दिया था, दो संख्या 3 और 25 दिया था, हमें प्राप्त क्या क्या हुआ, एक ये 8 हुआ, एक हुआ, यानी कि ये भागफल प्राप्त हुआ और शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमें दो संख्या प्राप्त होता है, मतलब इसका प्रेमिका यही कहता है, मतलब ये दो संख्या आपको दिया रहेगा तो उसमें क्यू और आर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसको जो बनता है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं HCF ज्ञात करने में। ठीक है, मतलब HCF निकालने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो देखिए मान लीजिए आपका ये एक्स में, ये एग्जाम्पल में आपका है 18 30, तो इसको हम क्या करेंगे, तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो जो बड़ी संख्या है उसको आप लोग बीच में रख लीजिए और जो छोटी संख्या है वो बाहर में। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम भाग दे रहे हैं, तो 18 कितना होता है 36 होता है, तो एक बार में ही जाएगा, ये आ गया आपका, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1। अब देखिए ये अभी तक इसको मतलब तब तक भाग देना जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तो तभी तो हमें निकलेगा ना HCF। तो अब देखिए ये 18 इस साइड आ जाएगा, ये 12 एक बार में जाएगा, ये 6 आ गया, ये 12 गया, 6 दूना 12, ये 0 आ गया। अब हमें रुक जाना है, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमें यूक्लिड विभाजन में इसका कैसे निकाला करते थे। देखिए इसका हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ए आपका 30 है, 30 दे दीजिए, और ये आपका भाजक है, बी भाजक है, बी जो आपका भाजक है, और ये क्यू आपका भागफल है, और ये आर आपका शेषफल है। तो यहाँ पे कैसे लिखा गया, देखिए ये आपका लिखा जाएगा 18 गुना 1 प्लस आर आपका शेषफल 12 आया, तो ये ऐसे लिखा गया। अब देखिए चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि आर बराबर नहीं 0 आया, तो फिर हम इसका स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 18। अब 18 में देखिए क्या, अगर 18 को मानते हैं तो देखिए ये आपका 12 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 6, तो यानी कि 12 गुना 1 प्लस 6। अभी भी चूंकि आर बराबर नहीं आया 0, तो हमें तब तक आगे बढ़ना है जब तक ये 0 ना आ जाए। तो अब देखिए 18 को भी ले लिया, अब लेंगे 12 को। ठीक है, मतलब ये भाज बनाना है, पहले तो ये भाज बनाए 30, इसके बाद 18 बनाए, 18 बनाने के बाद ये अगर इसके बाद नहीं 0 आया, फिर नेक्स्ट में बढ़े तो हमें 12 आया। अब 12 में देखिए 12 में आएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 प्लस का 0, ये चूंकि आर बराबर 0, तो जिस स्टेज में आर बराबर 0 आ जाए वही जो उसका है ना, वो उसका जो हो जाएगा भाजक, जो होगा उसका भाजक ही आपका HCF होगा। तो इसका भाजक क्या है, 0 आया लास्ट स्टेज में, उसका भाजक जो है 6, इसका मतलब ये 6 ही इसका HCF है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो क्या आप मतलब हर बार हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, तो नहीं, हर बार हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको बिना भाग दे ही आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 18 30 है। ठीक है,
देखिए इसको हमें भाग नहीं देना, मान लीजिए भाग देना 1830 को, 1830। तो भाई हमें मन में ही देखना है, 18 18 को भाग देंगे, दो बार से लगेगा नहीं, एक बार से जाएगा। एक बार से जाएगा मतलब यानी कि 18 यहाँ पे माइनस होगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ एक बार में जाएगा, मन में ही करना है कैलकुलेट, मन में ही। तो यानी कि 30 का जो हम अगर लिखेंगे तो 18 गुना 1 प्लस में 12 हो जाएगा। फिर इसको गया, एक गया, अब इसका हम क्या, 30 के बाद 30 का गया, अब इसको 18 देखिए, 18 क्या लिखेंगे, 18 को भाग देंगे कहाँ से हम लोग, 18 में 12 से भाग देंगे, तो 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाता है, एक बार में ही जाएगा, यानी कि 12, यानी कि 12 और प्लस 6, इसके बाद 12 गुना एक बार में जाएगा, तो 12 गुना 1 प्लस 6, यानी कि 12 गुना 1 प्लस 6 यानी कि 18 हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट 12 में जाएंगे, तो 12 में जाएंगे तो 12 में कैसे भागा लगाएंगे, तो क्या क्या भागा लगाना, 6 दूना 12, 2 से गया, यानी कि 6 गुना 2 प्लस 0, यानी कि 6 गुना 2 प्लस 0 बराबर 12। तो हमें दिमाग में ही कैलकुलेट करना है, हर बार हमें भाग देने का जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपको मेरे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 40 और 28, ठीक है। मान लीजिए ये आपका 28 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो देखिए आपका ए बराबर, तो पहली बात 28 हो गया, बी बराबर आपका 40 हो गया, और दिया है आपका इक्वल विभाजन से, जो मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। तो अब इसको हमें निकालना है, तो पहले तो बड़ी संख्या को बीच में रखेंगे, इससे भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 हो गया, तो इसको हमें लिखना है, सबसे पहले तो इसको लिखा कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा। तो 40 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 गुना 1 प्लस 12, क्योंकि देखिए यही ना हो गया आपका बी और क्यू, क्यू प्लस आर, आर ये आपका 12 हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर इसमें 28 से भाग देना है, तो 28 से भाग देंगे तो ये 12 दूना 24, 2 बार में जाएगा, तो इधर 4 आएगा, इसके बाद इधर ये 12 फिर इस साइड जाएगा, 4 तिया 12। तो देखिए पहले तो हमें जितना भी है इस सेट का मतलब सबको हमें पहले लिखना पड़ेगा भाजक में, एक बार 40 लिए, और इसके बाद 28 लेंगे। तो देखिए 28 का क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 12 दूना 24 हो जाएगा। 28 का अगर हम लिखना चाहे तो क्या होगा, ये 28 यहाँ रहा ना, देखिए हमें लिखना कहाँ है, जो बीच में है, तो ये बीच में एक बार 40 आया तो 40 को लिखे, ठीक है। अब ये बीच में स्क्वायर दूसरा बार में क्या आया, 28 आया, तो 28 को हम ये लिख दिए, और इसके बाद ये दोनों को गुना कर देंगे, जो कि जैसे कि आपको पता ही होगा बी क्यू प्लस आर, तो ये आ गया बी क्यू और आर, तो 12 गुना 2 प्लस आर लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया 18, 28 को लिख दिया। अब दूसरा में क्या आ गया देखिए, और 28 लिख दिया। अब ये 12 बीच में आया, 12 बीच में आया मतलब जो जो बीच में आया ना उसको उसको बारी बारी से लिखना है, हमें लिखते जाना है, ठीक है। अब देखिए 12 बीच में आया, 12 आया, तो इसका क्या है 4 गुना 3 प्लस 0, मतलब क्या देखिए, जब जब जीरो आ गया, तो इसका मतलब जिसमें जीरो आया, जिस अंक मतलब जिस भाज में जीरो आया उसका जो भाजक होगा ना वही उसका हो जाएगा एचसीएफ। तो क्या आया है, ये 4 आया, 4 में मतलब 12 में भाग दे रहे थे भाज से, तो 4 4 जो था वही भाजक हमारा है, क्योंकि ये भाजक है, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। तो मतलब जिस चरण में जीरो आए तो उस चरण का जो होगा ना भाजक जो होगा ना वही आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो ये भाजक इसका 4 है, तो ये आर बराबर यहाँ आप लिख लीजिएगा, दिया है ये तो आपको दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए आर चूंकि आर बराबर 0 नहीं है इसलिए फिर आगे बढ़े, फिर चूंकि आर बराबर 0 नहीं है इसलिए फिर आगे बढ़े, इसके बाद यहाँ चूंकि आर बराबर 0 आ गया तो यहाँ से आगे नहीं बढ़े, यहाँ हमारा एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, देखिए में 0 आ गया वही हमारा हो गया। तो देखिए ये जिस चरण में 0 आया वही उसका, जिस चरण में 0 आया उसका भाजक जो होगा वही हमारा हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो ये देखिए एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ कितना है 28 और 40, एचसीएफ 28 और 40 का जो है वो हमारा हो गया 4 आंसर। अब देखिए कोई मतलब इसको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है, बिना भाग दिए हुए भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई मन में कैलकुलेट करे भाई 40 बीच में रखेगा, 28 से भाग देगा, 28 दूना 56 होता है, तो 56 होगा नहीं, एक बार में जाएगा तो 28 आएगा, और इसका 28 आएगा तो इसको घटाएंगे तो 28 गुना 1 ही आएगा, क्योंकि हमने वहाँ एक बार में भाग दिया। तो यहाँ 28 गुना 1 करेंगे, और प्लस जो माइनस में शेष पड़ेगा वो प्लस हो जाएगा, माइनस करके 28 मतलब 28 ये 40 में 28 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा तो वो प्लस में लिखा जाएगा। तो 28 गुना 1 प्लस 12। अब देखिए तो 40 का हो गया, अब नेक्स्ट हमें 28 को करना है, तो 28 को यहाँ पे करेंगे तो ये 12 गुना 24 हो जाएगा 2, तो 12 गुना 2 प्लस 4। तो इस तरह आप माइंड में भी कर सकते हैं, और माइंड में अगर आपको नहीं आए, अगर कंफर्म नहीं हो तो आप भाग देकर ही किसी साइड में एग्जाम में पूछेगा तो बहुत सारे पन्ना होता है, आप साइड में भाग देकर भी लिख सकते हैं, भाग देने से लिखेंगे तो अच्छा से आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो भाग देकर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इसका होता है ये एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कितना करेंगे, अब बुक में ही देखेंगे, एक्सरसाइज में आपको तो मिलेगा ही।
तो ये आपका थ्योरी पार्ट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये थ्योरी मतलब लगभग बहुत लंबा खींचा गया कि ये थ्योरी में तो देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका थ्योरी में बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग यहाँ थ्योरी जो है ना पूरा बारीकी से क्लियर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।